प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय खरसिया। आज मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट निधि प्रवाह विवरण का पार्ट 3 का वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैंने फंड फ्लो स्टेटमेंट के बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त फंड फ्लो स्टेटमेंट के 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को प्रस्तुत किया गया है और उसको अलग अलग जो भी हल करने के लिए अलग अलग खाते बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम जो तीसरे वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 3 में निधि प्रवाह विवरण का निर्माण के संबंध में बताना चाह रहे हैं और इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी बताएंगे। तो इसको निर्माण करते समय महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले स्थायी संपत्तियों के लिए है, तो ध्यान रखा जाए कि स्थिति विवरण में चालू वर्ष की राशि यदि पूर्व वर्ष की राशि से अधिक है तो ये क्रय माना जाएगा और इसमें निधि का प्रयोग माना जाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि यदि चालू वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक राशि कम राशि हो गई है, तो यहाँ पे बिक्री स्थायी संपत्ति की होगी और बिक्री पे लाभ या हानि को समायोजित लाभ हानि खाते में ले जाएंगे और बिक्री की राशि को निधि के स्रोत में लिखा जाएगा। दूसरा है ख्याति के लिए भी स्थिति विवरण में यदि चालू वर्ष की राशि पूर्व की अपेक्षा अधिक है तो यहाँ ख्याति का क्रय हुआ है और क्रय होकर मानकर उसको निधि का प्रयोग माना जाएगा। दूसरा, यदि कम होने वाली स्थिति है, चालू वर्ष में कम है, तो ये अपलिखित माना जाएगा। ख्याति अपलिखित हुई है और उसको समायोजित लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। विनियोग के संबंध में हैं, 2 प्रकार के विनियोग होते हैं। दीर्घकालीन विनियोग, तो उसको हम निधि प्रवाह विवरण में दर्शाते हैं। इसको सिंकिंग फंड विनियोग या व्यापारिक विनियोग के नाम से बताया भी जाता है। यदि वो अल्पकालीन है या अस्थायी विनियोग के नाम से लिखा गया है तो उसको कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची में दिखाया जाएगा। कर के प्रावधान के लिए भी है, या तो पहले उसको चालू दायित्व मान के अगर उसको हल किया जाए तो कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची में आएगा और लाभ नियोजन माना जाए यदि उसके संबंध में अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है कि वर्ष में लाभ हानि खाते से इतने समय मतलब कर के लिए प्रावधान किए गए हैं कहा गया है, तो उसके लिए कर प्रावधान खाता बनाया जाएगा और वर्ष में हुए प्रावधान को समायोजित लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा और खाते बनाने के बाद जो कर का भुगतान की राशि आएगी उसको हम निधि के प्रयोग में लिखेंगे। प्रस्तावित लाभांश के संबंध में उसको लाभ नियोजन माना जाए और प्रस्तावित लाभांश की राशि को हम समायोजित लाभ हानि खाते में मानेंगे, जोड़ेंगे। संचय आधिक्य के संबंध में भी यदि बैलेंस शीट में पूर्व वर्ष के मुकाबले चालू वर्ष में अधिक राशि दिख रही हो तो उसको हस्तांतरण माना जाएगा और समायोजित लाभ हानि खाते में उसको लिखा जाएगा। अब है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। तो निम्नांकित विवरणों की सहायता से एबीसी कंपनी का एक चिट्ठा दिया गया है 2018 और 2019 के लिए। तो इसमें पूंजी कोष 2,25,000 है 2019 में। संचय माधिक्य 50,000 थे, अभी 75,000 हो गए हैं। ऋण पत्र 50,000 था, वो 65,000 हो गया है। और लेनदार 30,000 35,000। विपत्र देय विपत्र था 20,000 से 15,000 कम दिखा रहा है। बैंक अधिविकर से 10,000 से 12,000। अदत्त व्यय है 15,000 से 10,000 हुए हैं। कुल दायित्वों का 3,75,000 2018 में और 4,37,000 इसमें है। इसमें भी संपत्तियों को देखते हैं तो ये स्थायी संपत्तियां हैं। सबसे पहले ख्याति है, ख्याति में 25,000 है था
2018 में ये 20,000 हो गया है, इसका मतलब अपलिखित हुआ है वर्ष में। इसके अतिरिक्त स्थायी संपत्तियां हैं 1,30,000 थी, अभी 1,55,000 है 2019 में। और चालू संपत्तियों में रोकड़ समतुल्य है 45,000, 2019 में 40,000, व्यापारिक प्राप्य है 95,000 और चालू वर्ष में 1,30,000, स्कंद 70,000 और अभी 2019 में 87,000। और जो अन्य चालू संपत्तियां हैं उसमें अपलिखित न हुए प्रारंभिक व्यय 10,000 था 2018 में, 5,000 अभी चालू वर्ष में है। इसका मतलब इस साल अपलिखन हुआ है 5,000 रुपये का। तो सबसे पहले कार्यशील पूंजी के परिवर्तन की अनुसूची बनाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जो चालू संपत्तियां हैं उसको हम 2018 2019 में दर्शाते हैं और यह वृद्धि और कमी दिखाया गया है। तो यहाँ जो चालू संपत्तियां हैं, ये जो चालू संपत्तियां उसको हम पहले लिख देते हैं। हमने दिखाया पहले 45,000 40,000 दिखाया, ये 5,000 की कमी दिखा रहा है। चालू संपत्ति व्यापारिक प्राप्य 95,000 से 2019 में 1,30,000 है, तो 35,000 की वृद्धि हो गई है। स्कंद 70,000 18 में, 87,000 2019 में, 17,000 की वृद्धि है। चालू देयताओं के कालम में आते हैं तो लेनदार 30,000 35,000 हो गया है 2019 में, 5,000 की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ ये कार्यशील पूंजी में 5,000 की कमी हुई है। देय विपत्र 20,000 थे वो 15,000 हो गए हैं, 5,000 की कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो रही है। बैंक अधिकार 10,000 था, अभी 12,000 हो गया है। कार्यशील पूंजी में 2,000 की कमी हुई है। अदत्त व्यय 15,000 थे वो 10,000 हो गए हैं। इसका मतलब कार्यशील पूंजी में 5,000 की वृद्धि है। अब हम कुल चालू संपत्तियों का योग 2,10,000 और 2,57,000 दिखाते हैं और इधर चालू दायित्वों को भी जोड़ते हैं तो 75,000 और 72,000 क्रमशः 2018 और 2019 में होता है। 2018 के कुल 2,10,000 से कुल चालू देयताओं को घटाते हैं तो कार्यशील पूंजी 1,35,000 होती है। उसी तरीके से कुल चालू संपत्ति 2019 2,57,000 हुआ, उसको कुल चालू देता है उस साल में 72,000 हुआ। यहाँ कार्यशील पूंजी में 1,85,000 हुआ। अब तुलना करने से ये दिखता है कार्यशील पूंजी में वृद्धि 50,000 की हुई है। यहाँ भी इस खाते में यहाँ भी 50,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आया है ये कार्यशील पूंजी में वृद्धि बता रहा है। निधि प्रवाह विवरण। अब निधि प्रवाह विवरण को बताया जाएगा। निधि प्रवाह विवरण में संचालन लाभ से निधि 35,000 कैसे में आया। ये 35,000 आने से पहले हम इसको पहले संचालन लाभ से निधि की गणना के लिए हमको समायोजित लाभ हानि खाता को देखना पड़ेगा। संचालन लाभ से निधि की गणना के लिए हमारे पास सबसे पहले लाभ हानि विवरण खाता का जो प्रारंभिक बैलेंस है उसमें 50,000 है, हम इधर लिखते हैं क्रेडिट के तरफ में। और जो अंतिम जो यह 2019 का जो शेष है 75,000 यहाँ लिखते हैं। वर्ष में हमने देखा था ख्याति का अपलेखन 5,000 का हुआ है, इसको हम डेबिट में लिखते हैं और प्रारंभिक व्यय अपलेखन 5,000 का है। फिर इसका योग लगा देते हैं 85,000 आ जाता है। फिर इससे 85,000 से कुल योग 85,000 से हम आधी के BD 50,000 को घटा देते हैं तो हमें संचालन लाभ 35,000 का मिलता है। और यही 35,000 ही हम निधि के स्रोत में दिखाते हैं 35,000। अब है अंश पूंजी का निर्गमन। अंश पूंजी का निर्गमन और ऋण पत्रों का निर्गमन, इसके लिए भी हम आगे जाते हैं और देखते हैं अंश पूंजी का निर्गमन से कैसे निधि मिली है। तो चालू वर्ष का पूंजी खाते का शेष 2,25,000 दिखा रहा है। गत वर्ष 2018 में पूंजी खाते का शेष हमको 2 लाख का था, इसका मतलब वर्ष में अंश पूंजी निर्गमन 25,000 हुआ है। ऋण पत्र भी निर्गमन 2019 में ऋण पत्र खाते का शेष 65,000 था, 2018 में ऋण पत्र खाते का शेष 50,000 था, तो यहाँ ऋण पत्र निर्गमन 15,000 हुआ है। तो ये दोनों निधि के स्रोत हो गए हैं जिसको हमको यहाँ पे दिखाया गया है। संचालन लाभ से निधि, अंश पूंजी निर्गमन और ऋण पत्रों को निर्गमन। कुल निधि के स्रोत हो गए 75,000 हो गए। अब निधि के प्रयोग में आते हैं।
निधि के प्रयोग को जानने के लिए हमको प्रश्न में जब दिखा है स्थायी संपत्तियों का क्रय, स्थायी संपत्तियों के क्रय में निधि का प्रयोग हुआ है, उसके लिए स्थायी संपत्ति लेखा बनाया जाएगा और उसमें हमको प्रारंभिक शेष स्थायी संपत्ति लेखे में प्रारंभिक से 1,30,000 था और अंतिम शेष 1,55,000 था। अब इसको खाते में बना के देखते हैं तो 1,55,000 से 1,30,000 को घटाते हैं तो 25,000 का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब वर्ष में 25,000 की संपत्ति क्रय की गई है। इसी को हम निधि के प्रयोग में स्थायी संपत्तियों को क्रय लिख देते हैं 25,000 से और फिर 75,000 से हम 25,000 को घटाते हैं तो यहाँ कार्यशील पूंजी में वृद्धि 50,000 आ गई। इस प्रकार हमको कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची में जो 50,000 है ये दोनों और यहाँ पे 50,000 ये दोनों में बराबरी है। यही मतलब प्रश्न का उत्तर है और हमारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि 50,000 का हुआ है, ये सही है, ये चेक हो जाता है। अगला एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको भी देखते हैं। निधि प्रवाह विवरण का जो अगला प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ये अल्फ़ा कंपनी के लिए एक दिया गया है। इसके अनुसार इसमें सवाल हल करने के लिए है। इसमें कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची और निधि प्रवाह विवरण तैयार करें। 2018 और 2019 के लिए आंकड़े दिए गए हैं। तो इसमें समता दायित्व सबसे पहले अंश पूंजी दिया गया है। अंश पूंजी 3 लाख 4 लाख, संचय अधिक्य में लाभानी अधिक विवरण 55,000 78,000 का है। सामान्य संचय 1 लाख से 1,20,000 हुए हैं। गैर चालू दायित्व में ऋण पत्र है 2,50,000 है, 3 लाख है। इसका मतलब 50,000 की वृद्धि हो रही है ऋण पत्र में। उसी और अंश पूंजी में भी 1 लाख की वृद्धि हो रही है, 3 लाख से 4 लाख हुआ है। इसको पहले हमको ध्यान रखते जाना है। प्रश्न को पहले सबसे पहले अध्ययन करना ही पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। प्रथम दृष्टया हमको पता चल ही जाता है कि कहाँ पे निधि के स्रोत में किसको लिखा जाए और किसको निधि के प्रयोग में। फिर है हम चालू दायित्व देखते हैं तो ये व्यापारिक देय 1,45,000 से 1,02,000 है और कर का प्रावधान 40,000 से 60,000 2019 में दिखाया गया है। टोटल 8,90,000 2018 में हुआ और 2019 में 10,60,000। फिर है अब संपत्ति को देखते हैं दूसरा नंबर पे। उसमें पहले तो गैर चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति है जो 4 लाख से 2019 से 5 लाख हो गया है। यहाँ ये दिख रहा है कि 1 लाख की संपत्ति तो क्रय जरूर क्रय हुई है। विनियोग भी 1,05,000 से 1,65,000 हो गया है। इसका मतलब यहाँ भी 60,000 की वृद्धि दिख रही है। चालू संपत्तियाँ में 3,45,000 से 3,65,000 2019 में दिखा रहा है, जिसको हमको ध्यान रखना है। अन्य चालू संपत्तियों में अपलिखित न हुए प्रारंभिक व्यय 15,000 और 10,000 का 2019 में दिखा रहा है। इसका मतलब 5,000 यहाँ अपलिखित किया गया है। इसको लाभ हानि समायोजित खाते में इसको हमको लिखना पड़ेगा। और अगला है अपलिखित न हुए ऋण पत्र निर्गमन पर अपहार 25,000 से इस अभी जो बैलेंस दिखा रहा है 20,000। इसका मतलब यहाँ पे 5,000 रुपये अपलिखित किए गए हैं इस वर्ष में, जिसको हम लाभ हानि समायोजित खाते में लिखेंगे। निम्नांकित सूचनाएं और दी हुई है। ह्रास स्थायी संपत्ति पे 50,000 हुआ तो इस ह्रास को हमको समायोजित लाभ हानि खाते में ले जाना पड़ेगा। वर्ष में करों के लिए आयोजन हुआ, यहाँ महत्वपूर्ण सूचना है 45,000। इसका मतलब कर प्रावधान लेखे जो चालू दायित्व में लिखा है तो उसको हम एक कर प्रावधान खाते बनाएंगे। उसको चालू दायित्व में न लिख के कर प्रावधान खाता बना करके हम इस समायोजन को करने के बाद हमको कर भुगतान हुई उसकी राशि निकाली जानी है। और 45,000 तो हम लाभ समायोजित खाते में लिखेंगे। वर्ष में 50,000 लागत मूल्य की स्थायी संपत्ति 35,000 रुपये में बेच दी गई। ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। इसका मतलब 50,000 लागत मूल्य की स्थायी संपत्ति कम हो गई है, तो इसका समायोजना हमको संपत्ति खाते में लिखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। अब हम आते हैं कार्यशील पूंजी की परिवर्तन की अनुसूची में, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। यहाँ 2018 2019 और वृद्धि कमी को दर्ज किया गया है। चालू संपत्तियाँ हैं 3,45,000 है और 3,65,000 का 2019 में है। यहाँ वृद्धि 20,000 दिखा रहा है। इसका फिर कुल योग कर देते हैं 3,45,000 और 3,65,000।
फिर हम चालू देयताएँ का लिखते हैं 1,45,000 का 2018 में हुआ और 1,02,000 2019 में हुआ। यहाँ ये कमी तो हो रहा है चालू देयता में, लेकिन हम कार्यशील पूंजी में वृद्धि पाते हैं 43,000 की। फिर हम इसका भी योग, चूँकि एक आइटम है इसलिए योग 1,45,000 और 2019 में 1,02,000 ही होगा। फिर हम एक कार्यशील पूंजी में आते हैं तो हम चालू संपत्ति से चालू दायित्व घटाते हैं। 2018 में तो 2 लाख आता है और 2019 में 2,63,000। अब इसको तुलना करने से ये वृद्धि 63,000 रुपये की दिख रही है। तो हमारा अपेक्षित उत्तर 63,000 रुपये होगा कार्यशील पूंजी में वृद्धि, और यही निधि प्रवाह विवरण में भी यह आना चाहिए। अगला है निधि प्रवाह विवरण को हम यहाँ इस बार विवरण रूप में ना लिख के खाते रूप में दिखा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले डेबिट तरफ इसका निधि के स्रोत को लिख दे रहे हैं, निधि के स्रोत, और इसके क्रेडिट तरफ निधि के प्रयोग को। तो निधि के स्रोत में सबसे पहले है संचालन से निधि। संचालन से निधि 1,63,000 रुपये दिखाई जा रही है। तो ये समायोजित लाभ हानि खाता से पता चलेगा। तो ये समायोजित लाभ हानि खाता बनाने से पहले हमने जो प्रश्न में देखा था कि प्रारंभिक लाभ हानि विवरण खाते में 55,000 रुपये बैलेंस था। ये 55,000 को हम प्रारंभिक लेखे इधर क्रेडिट तरफ में लिखते हैं, और अंत में जो बैलेंस था 78,000 रुपया 2019 से दिखा रहा था, यहाँ हम अधिक की सीडी में लिख देते हैं डेबिट तरफ में। अब यहाँ देखते हैं हमको अतिरिक्त सूचना मिली थी ह्रास 50,000, उसको लिखेंगे डेबिट में। फिर हमने देखा था सामान्य संचय में 20,000 रुपये की वृद्धि हो रही थी, वो हस्तांतरण माना जाएगा डेबिट में। उसी तरीके से कर के लिए प्रावधान था, अतिरिक्त सूचना में 45,000 रुपये वर्ष के लिए किए गया लिखा था, तो इसको हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे। फिर है स्थायी संपत्ति बिक्री पर हानि, ये 15,000 रुपये हमने अतिरिक्त सूचना में पाई थी कि 50,000 लागत की संपत्ति को 35,000 रुपये बेचा गया, इसका मतलब 15,000 रुपये की हानि है, ये डेबिट में लिखा जाएगा। और हमें प्रश्न को पढ़ते समय पहले पता चल गया था कि प्रारंभिक व्यय में 5,000 रुपये कमी हो गए हैं 2019 में 2018 के मुकाबले। उसी तरीके से ऋण पत्र अपहार पर भी कमी हुआ था 5,000 रुपये का। तो ये दोनों अपलेखन किए गए हुए हैं और इसको हम लिखेंगे। इस प्रकार हम सबसे पहले डेबिट पार्श्व को योग लगाते हैं तो 2,18,000 आता है। अब इस 2,18,000 से हम क्रेडिट तरफ को देखते हैं। तो क्रेडिट तरफ में 55,000 रुपया हमारा राशि योग दिखा रहा है, तो इसको घटा देते हैं तो हम ये संचालन आय से निधि जो आती है ये 1,63,000 की आती है, यही बैलेंसिंग फिगर है। और ये 1,63,000 रुपये हमको संचालन से निधि में, निधि के स्रोत में, निधि प्रवाह विवरण में निधि के स्रोत तरफ सबसे पहले संचालन से निधि में 1,63,000 हम दिखा रहे हैं। अब हमको अंशों का निर्गमन से निधि कितनी मिली है, इसके लिए हम देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में देख रहे हैं कि अंश पूंजी 3 लाख था, वो 4 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख की वृद्धि हुई है, इसीलिए ये अंशों का निर्गमन से 1 लाख हो गया। ऋण पत्र का निर्गमन में भी हम देखा 50,000 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 50,000 लिखेंगे। और इसके अतिरिक्त निधि के स्रोत में स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि, वो 35,000 बेचा गया था, उसको दर्शाएंगे। अब ये उसका योग हो जाएगा 3,48,000। अब हम निधि के प्रयोग तरफ आते हैं। निधि के प्रयोग में सबसे पहले स्थायी संपत्तियों का क्रय, स्थायी संपत्तियों का क्रय 2 लाख दिखा रहा है, और इसकी गणना हम स्थायी संपत्ति खाता बना के ही कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति लेखे को देखते हैं। स्थायी संपत्ति लेखे के लिए खाते बनाते हैं तो हमको प्रारंभिक 2018 का जो वर्ष का अंतिम शेष था, 2018 वर्ष का अंतिम शेष जो 2019 के लिए प्रारंभिक शेष होगा। तो अब जब स्थायी संपत्ति खाता बनाएंगे तो प्रारंभिक शेष आधे की वृद्धि के रूप में 4 लाख दिखाएंगे, और 2019 का जो अंत का शेष दिखा रहा है वो 5 लाख, यहाँ लिखेंगे 5 लाख। इसके अतिरिक्त अब क्रेडिट तरफ जाते हैं तो सबसे पहले एक स्थायी संपत्ति जो अतिरिक्त सूचना मिली थी वो 35,000 रुपये में बेची गई थी करके है, तो बाई बैंक लेके 35,000 में यहाँ दर्शाएंगे। और उसमें चूँकि 50,000 की लागत की संपत्ति थी, इसलिए वो 15,000 की हानि है, तो ये लाभ हानि लेखे में चला जाएगा और 15,000 रुपये यहाँ उसको लिखा जाएगा। तो ये बिक्री पर हानि को दर्शा रहा है। और फिर है
ह्रास का भी अतिरिक्त सूचनाएं मिली हैं 50,000 की, उसको लिखा जाएगा। इस प्रकार ये क्रेडिट तरफ का योग 6 लाख हो गया है। अब 6 लाख से हम अधिक के जो प्रारंभिक वाला था 4 लाख रुपये उससे घटा देते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर 2 लाख है। और यही डेबिट तरफ जितना कम है वो क्रय कहलाएगा, स्थायी संपत्ति का क्रय वर्ष में माना जाएगा। इसी को हम निधि के प्रयोग में दर्शाएंगे। ये स्थायी संपत्ति का क्रय 2 लाख हो जाएगा। विनियोगों का क्रय के लिए प्रश्न में दिया हुआ था कि 1,05,000 2018 में था, 1,65,000 2019 में है, तो इसलिए विनियोग का क्रय 60,000 है, उसको घटा के लाया जा सकता है। करों के भुगतान 25,000 का हुआ। इसकी गणना करने के लिए हमको फिर कर के प्रावधान खाता बनाना पड़ेगा। कर प्रावधान लेखे में हम प्रश्न में पाते हैं कि प्रारंभिक शेष 40,000 का है, इसको हम यहाँ क्रेडिट तरफ में शुरुआत में 40,000 लिखते हैं और अंतिम शेष इसका था 60,000 रुपये, तो इसको अंत में यहाँ पे डेबिट तरफ में लिखते हैं, चूँकि क्रेडिट बैलेंस दिखाता है कर प्रावधान लेके। अब अतिरिक्त सूचना में हमें मिली थी कि लाभ हानि से वर्ष में उसके लिए कर के लिए प्रावधान 45,000 किया गया था। ये 45,000 को हम यहाँ दर्शा देते हैं। इस प्रकार इसका योग 85,000 हो जाता है। अब इस 85,000 से हम 60,000 जो अंतिम शेष को घटा देते हैं, तो हमें जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, बैंक उसको टू बैंक लिखेंगे। अब यही कर का भुगतान माना जाएगा। ये 25,000 रुपये यही कर का भुगतान राशि है वर्ष में, और इसको हमको निधि के प्रयोग में दिखाना पड़ेगा। करों का भुगतान 25,000। इस प्रकार ये निधि के स्रोत से 3,48,000 हम सबसे पहले योग को करते हैं। 3,48,000 आया। अब 3,48,000 से हम ये 2,60,000 और 25,000 योग करके उसको घटा देते हैं, तो हमको जो अपेक्षित राशि मिलती है कार्यशील पूंजी वृद्धि 63,000 प्राप्त होती है। यही कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची में 63,000 दर्शाया गया है। और इस प्रकार ये निधि प्रवाह विवरण हमारा सवाल पूरा हुआ। थैंक यू।